हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का वीकली करंट अफेयर्स के इस एडिशन में। इसमें हम 20 से 31 जुलाई यानी लास्ट 2 वीक्स की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, इसको हमें देखना है। डिजिटल शिक्षा पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने क्या रिपोर्ट पेश की है वो हम देखेंगे। सामाजिक सुरक्षा संख्या, ये क्या कंसेप्ट है, इस पर नजर डालेंगे। बाघों की गणना 2018, इसके ऊपर क्या डिटेल रिपोर्ट आई है उसे हमें कवर करना है। काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना, ये क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज हुआ है। इसके अलावा इंडिया आइडियाज समिट एंड देन ये इम्पोर्टेंट है, सरकार की तरफ से सार्वजनिक खरीद बोली पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं पड़ोसी देशों के लिए, उसे हमें देखना है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई है। इसके अलावा संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति यानी ईयू और भारत के बीच में जो समझौता हुआ है उसे हमें देखना है। और लास्ट में एम आईक्रेस्ट कार्यक्रम के बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है उसके बारे में हम गहन विश्लेषण करेंगे और इस टॉपिक के लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी पक्षों का गहन विश्लेषण करते हुए 360 डिग्री व्यू कवर करेंगे इसका, और एक सेपरेट वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। चलिए अब अपने वीकली करंट अफेयर्स के सबसे पहले टॉपिक्स को हम देखते हैं। और आज का हमारा पहला टॉपिक है, आप जानते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को रिप्लेस करके ये नया अधिनियम लाया गया है। तो क्या है इसकी खास बातें, आइए नजर डालते हैं। इसके अंदर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए के गठन का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका कार्य उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और संस्थान द्वारा की गई शिकायतों की जांच करना होगा। साथ ही इसका कार्य भ्रामक विज्ञापनों के उत्पादकों और प्रसारकों को दंडित करना भी होगा। तो ये एक नया कंसेप्ट इसमें जोड़ा गया है। इस अधिनियम के द्वारा ई कॉमर्स नियम 2020 को भी सरकार अधिसूचित करेगी, जिनका कार्य ई कॉमर्स कंपनियों के नियमन का होगा, जिसमें रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, गारंटी, डिलीवरी, शिकायत निवारण तंत्र या फिर भुगतान के तरीकों की सुरक्षा, शुल्क वापसी के विकल्प, और साथ ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ई कॉमर्स कंपनियों को ये भी बताना होगा कि उनके उत्पादों का मूल देश क्या है, यानी मूल मैन्युफैक्चरिंग किस देश में की गई है, ये जानकारी देना भी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए अनिवार्य किया जाएगा। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियों को मिली शिकायतों को 1 महीने के भीतर उन्हें निपटान इसका करना होगा। एक नया कंसेप्ट इसमें रखा गया है प्रोडक्ट लायबिलिटी का, यानी उत्पाद देयता। ये क्या है कि किसी उत्पाद या सेवा में यदि कोई दोष हो तो इसके लिए उत्पाद निर्माता, विक्रेता या सेवा प्रदाता को क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। मिलावटी या नकली सामान के निर्माण या बिक्री के केस में पहली बार दोषी पाए जाने की स्थिति में लाइसेंस को 2 साल के लिए निलंबित किया जाएगा और दूसरी बार या उससे अधिक बार दोषी पाए जाने पर लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक नया कंसेप्ट जोड़ा गया है मध्यस्थता वैकल्पिक समाधान तंत्र का। ये अधिनियम मध्यस्थता वैकल्पिक समाधान तंत्र प्रदान करता है, परंतु याद रखिए कि मध्यस्थता के केस में इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी, यानी मध्यस्थता के द्वारा सुलझाए गए विवादों का निपटान करने के पश्चात इनके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकेगी। अपने स्वयं के आदेशों की समीक्षा करने के लिए राज्य और जिला आयोगों को सशक्त बनाया गया है। साथ ही जिले में 1 करोड़, राज्य में 1 करोड़ से 10 करोड़ और राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ से ऊपर के विवादों को निपटाया जाएगा। पहले ये सीमा अलग थी, जिले में 20 लाख, राज्य में 20 लाख से 1 करोड़ और राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से ऊपर के विवादों को निपटाया जा सकता था, परंतु नए अधिनियम के द्वारा यह सीमा परिवर्तित कर दी गई है। उपभोक्ता को उन उपभोक्ता आयोगों में शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाया जाएगा जिनके अधिकार क्षेत्र में व्यक्ति के आवास का स्थान आता है। तो ये नया कंसेप्ट है, पहले इसका उल्टा था, जहां पर विक्रेता का स्थान आता है उसके उस अधिकार क्षेत्र में ही शिकायतों को दर्ज किया जाता था, परंतु अब क्रेता के आवास स्थान को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने का भी प्रावधान है और साथ ही गैर मान्यता प्राप्त उपभोक्ताओं का बकाया उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन का भी प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। यह एक सलाहकारी निकाय होगी जो उपभोक्ता मुद्दों पर अपनी राय पेश करेगी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री करेंगे। साथ ही इसके सदस्यों में राज्य मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों के 34 अन्य सदस्य होंगे।
इस परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और इसमें प्रत्येक क्षेत्र के 2 राज्यों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और नॉर्थ ईस्ट रीजन के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री इसमें शामिल होंगे। तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 को रिप्लेस करेगा, इसमें काफी अधिकार और काफी सुरक्षा प्रदान की गई है उपभोक्ताओं को। बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020। यह रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों के परामर्श से MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के डिजिटल शिक्षा प्रभाग द्वारा तैयार की गई है। MHRD के द्वारा जिन नई पहलों को प्रारंभ किया गया है उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है, जैसे दीक्षा ऐप, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, ऑन एयर शिक्षावाणी, ई पाठशाला और टीवी चैनलों पर कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा प्रज्ञाता नामक डिजिटल शिक्षा पर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बात करें यदि राज्यों की, तो विभिन्न राज्यों ने ऐसी ही अनेक पहलों को अपने यहाँ पर शुरू किया है, जिसमें से यदि बिहार की बात करें तो उन्नति पहल नाम का एक मिशन बिहार ने शुरू किया है। इसके अलावा राज्यों ने समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में छात्रों के निवास स्थान पर पाठ्य पुस्तकों को भी वितरित किया है, जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की समस्याएं हैं। MHRD ने मनोदर्पण नाम की भी पहल शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। यह रिपोर्ट देश भर में क्रॉस लर्निंग अर्थात अध्ययन के साथ साथ प्रशिक्षण, सीखने और शिक्षा के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने के उद्देश्यों को इंगित करेगी। श्रम पर इस संसदीय स्थायी समिति के द्वारा असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा संख्या शुरू करने की सिफारिश की गई है। हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय प्रवासी श्रमिकों की संख्या पर कोई ठोस डेटा प्रदान करने में असमर्थ पाया गया था और प्रवासी श्रमिकों के आंकड़े प्रदान करने के लिए रेल मंत्रालय के डेटा का हवाला दिया गया था। रेल मंत्रालय के डेटा के अनुसार 1.08 करोड़ प्रवासी श्रमिक इस लॉकडाउन के केस में पाए गए, परंतु इस डेटा को उतना विश्वसनीय नहीं माना जा सकता, क्योंकि इन प्रवासी श्रमिकों में उनके परिवार के सदस्य, उनके बच्चे एवं अन्य सदस्य शामिल थे। इसीलिए सामाजिक सुरक्षा संख्या का नया कंसेप्ट लाया गया है। इसके अनुसार प्रवासियों को कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ प्रदान करने के लिए आधार कार्ड के अलावा एक सामाजिक सुरक्षा नंबर दिया जाना चाहिए। यह सामाजिक सुरक्षा संख्या यानी SSN बीमा, स्वास्थ्य और अन्य कल्याण कार्यक्रमों को कवर करने का एक अधिक प्रभावी तरीका हो सकता है। यह न केवल प्रवासी श्रमिकों की संख्या को जानने और उसकी मैपिंग करने में मदद करेगा, बल्कि उनके प्रवासन मॉडल को समझने में भी मदद करेगा। सामाजिक सुरक्षा संख्या का यह प्रस्ताव संसद की श्रम पर स्थायी समिति के द्वारा पेश किया गया है। नेक्स्ट है बाघ संगणना 2018। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर 29 जुलाई को डिटेल स्टेटस ऑफ द टाइगर सेंसस 2018 रिपोर्ट जारी की गई है। आपको बता दें कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के समय की गई थी। इसी में सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा की गई थी, जिसके अनुसार सभी टाइगर रेंज कंट्रीज द्वारा 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया गया था। वर्तमान की यदि बात करें तो टाइगर रेंज कंट्रीज में 13 देश शामिल हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा यदि बात करें भारत की, तो भारत में 2967 बाघों की संख्या के साथ भारत ने यह लक्ष्य 4 वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया था। 2006 में भारत में कुल बाघों की संख्या 1400 थी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बाघों के अलावा सह शिकारियों और प्रजातियों के लिए भी बहुतायत सूचकांक तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली बार सभी कैमरा ट्रैप साइट्स पर बाघों का लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। पहली बार बाघों की आबादी पर मानव जनित प्रभावों के बारे में भी विस्तृत विवरण इस रिपोर्ट में दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्य हैं। टाइगर कंपटीशन यानी बाघ संगणना 2018 को वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दुनिया के सबसे बड़े सर्वे कैमरा ट्रैप सर्वे ऑफ वाइल्ड लाइफ के रूप में दर्ज किया गया है। बाघ निगरानी के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंसेंटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस यानी MSTIPS का प्रयोग किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2006 से 2018 के बीच बाघों की संख्या में 6% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है। वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग 70% हिस्सा भारत में उपस्थित है।
इस रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी घाट में लगभग 724 बाघों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी निरंतर बाघ आबादी भारत में है। जिन क्षेत्रों में बाघों की आबादी अत्यधिक है उनमें नागरहोल, बांदीपुर, वायनाड, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, बीआरटी ब्लॉक शामिल हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाए गए हैं, जहां पर इनकी संख्या 526 है और उसके बाद कर्नाटक और उत्तराखंड का स्थान आता है। पूर्वोत्तर भारत के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में बाघों की स्थिति में लगातार गिरावट आई है, जो एक चिंता का विषय है। नेक्स्ट है नेट ग्रिड और एनसीआरबी समझौता। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड ने एफआईआर तथा चोरी के वाहनों से संबंधित केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता नेट ग्रिड को अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम सीसीटीएनएस डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करेगा। सीसीटीएनएस एक प्लेटफॉर्म है जो करीब 14,000 पुलिस स्टेशनों को आपस में जोड़ता है। इस समझौते के माध्यम से नेट ग्रिड किसी भी संदिग्ध के विवरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। नेट ग्रिड एक आतंकवादी गतिविधि को रोकने के लिए कार्यक्रम है जो 31 दिसंबर 2020 तक क्रियान्वित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित जिसका किया गया है। यह किसी संदिग्ध व्यक्ति के प्रवेश और निकास, बैंकिंग और टेलीफोन विवरण से संबंधित डेटाबेस तक पहुंचने के लिए सुरक्षा तथा खुफिया एजेंसियों के लिए एक वन स्टॉप गंतव्य सेंटर होगा। बात करते हैं काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना की, तो वैज्ञानिकों ने इसकी तीसरी इकाई यानी KAPP3 में पहली बार क्रांतिकारिता क्रिटिकलिटी हासिल की है। क्या है क्रांतिकारिता? यदि संयंत्र में स्वदेशी रूप से नियंत्रित आत्मनिर्भर परमाणु विखंडन श्रृंखला की शुरुआत की जा सके तो यह क्रिटिकलिटी को संदर्भित करता है। यह गुजरात के तापी जिले में स्थित है। इसकी तीसरी इकाई पूरी तरीके से स्वदेश तकनीक पर आधारित है। इसकी पहली इकाई का निर्माण 6 मई 1993 को अधिकृत किया गया था, जो 220 मेगावाट की प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर थी। तीसरी और चौथी निर्माण इकाइयों को 2011 में शुरू किया गया। KAPP3 भारतीय घरेलू नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिसमें PHWR की सबसे बड़ी इकाई को 700 मेगावाट की बिजली इकाई को लगाया गया है। इससे पहले PHRW की 540 मेगावाट की 2 इकाइयां महाराष्ट्र के तारापुर संयंत्र में लगाई गई थी। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग ईंधन और भारी पानी के रूप में शीतलक का प्रयोग इसमें किया जाता है, यानी D2O का प्रयोग भारी पानी के तौर पर और प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग ईंधन के तौर पर इस रिएक्टर में किया जाता है। आगे देखते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। इसका शीर्षक था चार्टिंग पाथवे आउट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अचीविंग दी SDGs। इसमें बताया गया है कि 107 विकासशील देशों में एक 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से प्रभावित हैं। मध्य और दक्षिण एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, उप सहारा अफ्रीका और प्रशांत महासागर के 75 देशों में से 65 देशों में वर्ष 2000 से 2019 के बीच बहुआयामी गरीबी के स्तर में कमी देखी गई, जो एक अच्छी खबर है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर इसके 10 संकेतक इस पॉवर्टी इंडेक्स में शामिल होते हैं। इन भारित संकेतकों में से कम 1/3 में यदि अभाव है तो वे बहुआयामी गरीबी की श्रेणी में आते हैं। बात करें भारत की, तो भारत में 2005-06 में यह 55% और 15-16 में 27% के बीच रहा, अर्थात 273 मिलियन लोग गरीबी के इस चक्र से बाहर आने में सक्षम हुए हैं इस अवधि के दौरान। वर्ष 2018 तक भारत में लगभग 377 मिलियन लोग अभी भी बहुआयामी गरीबी से पीड़ित हैं। 2016 तक 21% लोग पोषण से वंचित रहे और 6.2% लोग पीने के पानी से। बच्चों के बहुआयामी गरीबी सूचकांक को भी भारत ने पिछले 10 वर्षों के दौरान आधा कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार 3 दक्षिण एशियाई देशों भारत, बांग्लादेश और नेपाल उन 16 देशों में से हैं जिन्होंने अपनी MPI यानी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स को काफी कम कर दिया है। यह सूचकांक वर्ष 2030 से 10 साल पहले ही वैश्विक गरीबी की एक व्यापक और गहन तस्वीर प्रदान करता है। इसकी मदद से 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सतत विकास लक्ष्यों का जो पहला लक्ष्य है वही गरीबी को समूल नाश करने का है, तो यह उसमें काफी मददगार साबित होगा। आगे चलते हैं। सार्वजनिक खरीद बोली पर प्रतिबंध। भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के निवेशकों की ओर से सार्वजनिक खरीद बोली पर कुछ प्रतिबंध सरकार ने लगाए हैं और इसके लिए सामान्य वित्त नियम 2017 में संशोधन किए हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। इसमें प्रावधान है कि कोई भी बोलीदाता सार्वजनिक खरीद में तभी अधिकृत होगा जब वह उद्योग प्रोत्साहन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT के द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत होगा। इसके अलावा ऐसे बोलीदाताओं को विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से भी राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी लेना अनिवार्य किया गया है। राज्य सरकारों, सार्वजनिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों, स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं, इन सभी को इनमें लागू किया गया है। ये नियम इन सभी पर लागू होंगे। इसमें यदि बात करें छूट और अपवाद की, तो 31 दिसंबर तक कोविड-19 से संबंधित चिकित्सा आपूर्ति की खरीद पर इन नियमों को नहीं लागू किया जाएगा। इसके अलावा उन देशों को जिन्हें भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया है या जिन्हें सरकार की तरफ से विकास सहायता प्रदान की गई है, उन पर भी ये नियम लागू नहीं होंगे। लाइन ऑफ क्रेडिट का अर्थ होता है किसी देश की सरकार द्वारा किसी अन्य देश को सस्ती, बहुत ही कम दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, और इसमें साथ में ये क्लॉज जोड़ा जाता है कि ऋण लेने वाला देश ऋण देने वाले देश से कुछ प्रतिशत हिस्सा आयात अनिवार्य रूप से करेगा। सरकार का प्रतिबंध आदेश सभी नई निविदाओं पर लागू होगा, सभी न्यू टेंडर्स पर लागू होगा, और जो पुराने टेंडर्स हैं जिनका पहला चरण अभी पूरा नहीं हुआ है उन पर भी ये लागू होगा, और जिनमें पहला चरण पूरा हो गया है उनके वहां तक के टेंडर्स को रद्द किया जाएगा और उस पर भी ये नियम लागू होंगे। सीमा साझा करने वाले जो 7 देश हैं उनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार हैं, जिसमें से भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारत का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रावधान हो रखा है, तो इन पर यह नियम लागू नहीं होगा। भारत ने सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स यानी FMCBGs की तीसरी बैठक में भाग लिया। पहली बैठक फरवरी 2020 में रियाद में हुई थी। G20 एक्शन प्लान के तहत स्वास्थ्य प्रतिक्रिया, आर्थिक कदम और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समन्वय के स्तंभों के तहत सामूहिक प्रतिबद्धताओं की एक सूची प्रस्तुत की गई। कोविड-19 के जवाब में भारत ने अपने विचार रखे हैं और कहा है कि आपूर्ति पक्ष और मांग के उपायों को संतुलित करें, और साथ में रेटिंग एजेंसियों के द्वारा क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड करने की जो नीति है उसके बहुत ही हानिकारक प्रभाव देखने को मिलेंगे। इस बैठक में विचार व्यक्त किया गया है कि महिलाओं, युवाओं और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए पहुंच बढ़ाने के लिए नीति विकल्पों का एक मेन्यू बनाना होगा, जिसे G20 फाइनेंशियल ट्रैक डिलीवरेबल्स कहा गया। इस बैठक में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कराधान एजेंडा के समाधान, डिजिटल कराधान से संबंधित चुनौतियों को सरल किया जाए, समावेशी और मजबूती आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन पर आधारित नीतियों को बनाया जाए। बढ़ते हैं आगे। RBI ने अपने अर्धवार्षिक रिपोर्ट यानी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 21वां अंक जारी कर दिया है, और उसमें कहा गया है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी ग्रॉस NPA का अनुपात मौजूदा परिस्थितियों के तहत मार्च में 8.5% से बढ़कर मार्च 2021 तक 12.5% हो सकता है, और यदि परिस्थितियां और भी खराब हुई तो यह अनुपात 14.7% तक पहुंच सकता है। इसके अलावा RBI ने कहा है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी CAR कैपिटल टू एसेट रेशो घटकर मार्च 2020 में 14.8% हो गया, जो सितंबर 2019 में 15% था। वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के दौरान बैंक ऋण बहुत कमजोर था और मार्च 2020 तक यह घटकर 5.9% रह गया है। तो NPA का बढ़ना और CAR का घटना है, ये दोनों ही संकेतक अच्छे नहीं माने जाते हैं। देशव्यापी तालाबंदी के कारण बैंकों की ऋण वृद्धि में भारी गिरावट आई है और लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, ऐसा भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। इंडिया आइडियाज समिट को US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने होस्ट किया है, और इस साल के सम्मेलन का विषय बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक साझेदारी के महत्व और दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए मुख्य रूप से US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा हर साल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न प्रकार के सत्र आयोजित किए जाते हैं, जहां पर राजनेता, राजनयिक विद्वान और अन्य वरिष्ठ कंपनियों के अधिकारी अपने साझा विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। USIBC अमेरिका और भारत सरकार के अनुरोध पर 1975 में गठित US इंडिया बिजनेस काउंसिल की शुरुआत की गई थी, और यह एक व्यावसायिक संगठन है जिसमें 300 से अधिक शीर्ष स्तर की अमेरिकी और भारतीय कंपनियां शामिल होती हैं, जो US भारत व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की 14वीं बैठक के दौरान भारत और ब्रिटेन ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए के प्रति प्रतिबद्धता साझा की और यह निर्णय लिया गया कि एफटीए की दिशा में चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा जाए। इस समिति के माध्यम से सरकार स्तर की वार्ता आयोजित की जाती है और ये वार्ता बाजार उदारीकरण और बाजार पहुंच के मुद्दों को संबोधित करती है। बात करें मुक्त व्यापार समझौते की, तो इसमें दो या दो से अधिक देशों के बीच माल और सेवाओं के आयात और निर्यात पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा को सरल किया जाता है। इसके अंतर्गत आईपीआर, बौद्धिक संपदा अधिकार, निवेश, सार्वजनिक खरीद और प्रतिस्पर्धा से संबंधित नीतियां भी शामिल की जाती हैं। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में नई दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों के बीच संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योग और रक्षा प्रौद्योगिकी के साझाकरण पर और साथ में सुरक्षा सहयोग के विस्तार की प्रतिबद्धता पर विचार व्यक्त किए गए। इसमें राजनाथ सिंह ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि हाल के वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो दोनों पक्षों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अनुरूप है। दोनों देशों की तीनों सेवाओं के बीच परिचालन स्तर पर वार्ता नियमित रूप से आयोजित की जाती है और क्षेत्रीय सुरक्षा से संबंधित पारस्परिक हित के मामलों पर भी चर्चा की जाती है। आपको बता दें कि भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति नामक एक सैन्य संयुक्त अभ्यास भी किया जाता है। देश भर के इंक्यूबेटर सेंटर्स को प्रगति देने के लिए नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने एक मजबूत तंत्र समाधान प्रस्तुत किया है। ये है AIM iCREST यानी अटल इनोवेशन मिशन का एन इंक्यूबेटर कैपेबिलिटीज एनहांसमेंट प्रोग्राम फॉर ए रोबस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। इस कार्यक्रम को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा वाधवानी फाउंडेशन के साथ साझेदारी करके तैयार किया गया है। ये दोनों ही संगठन उद्यमिता और नवाचार के क्षेत्र में विश्वसनीय मदद और विशेषज्ञता प्रदान करने में सहायता करेंगे। इस कार्यक्रम को देश भर के अटल एंड एस्टैब्लिश्ड इंक्यूबेटर्स के विकास कारक के रूप में कार्य करने हेतु डिजाइन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इंक्यूबेटर्स को अपग्रेड किया जाएगा और इंक्यूबेटर्स उद्यम आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद प्रदान कर सकेंगे। इंक्यूबेटर सेंटर्स क्या होते हैं, जान लेते हैं। जो किसी विशिष्ट व्यवसाय को विकसित करने में उद्यमियों की मदद करें और खासतौर पर ऐसे व्यवसाय शुरुआती चरण में जब होते हैं उस समय उन्हें कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके तौर पर इंक्यूबेटर्स उनकी मदद करते हैं। तो ये कार्यक्रम इंक्यूबेटर सेंटर्स को और भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में काफी मददगार साबित होगा। अब चलते चलते कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डाल लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र UN ड्राफ्ट डिक्लेरेशन के पूरा होने की उम्मीद जताई गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में प्लाज्मा दान अभियान की शुरुआत की है। भारतीय नौसेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास USS निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ एक पासएक्स का आयोजन किया, यानी अमेरिकी नौसेना के साथ एक अभ्यास किया। हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के कार्यालय ने भारत में बताया है कि यहाँ पर मॉर्टेलिटी रेट ऑफ मदर्स यानी मातृ मृत्यु दर 2016-18 में 113 रह गई है, जो 2014-16 में 130 के स्तर पर थी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने मिजोरम के कोलासिब में जोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड का उद्घाटन किया है। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के तहत आध्यात्मिक त्रिकोण यानी महेश्वर, मांडू और ओंकारेश्वर पर 42वें वेबिनार का आयोजन किया। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की एक वर्चुअल बैठक के दौरान केंद्रीय सूचना मंत्री ने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को नागरिकों के डेटा की गोपनीयता और इसकी रक्षा से जुड़ी चिंताओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी होने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर के लिए एक जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन का उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति यानी हर घर पानी को सुनिश्चित करना है। अमेरिका ने चीन को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्यिक दूतावास बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित डोडा मर्ग वन क्षेत्र के लगभग 29.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तिलारी संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे उत्तराखंड राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड चीन के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। श्रीलंका ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा विनिमय यानी करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
पंचायती राज मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के दौरान देश की ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने नागरिक विमानन से संबंधित एफडीआई मानदंडों में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत एनआरआईज यानी अनिवासी भारतीयों को एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी की अनुमति दी जाएगी। भारतीय प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री 30 जुलाई 2020 को मॉरिशस के नए सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन करेंगे। यह भवन मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस के भीतर भारत के द्वारा सहायता प्राप्त पहली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है। यूएनएचआरसी यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने इस बात की पुष्टि की है कि शांतिपूर्ण ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से विरोध करना मनुष्य का एक मौलिक मानवीय अधिकार है। और लास्ट में 7000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 5 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से हरियाणा स्थित अंबाला एयरबेस पर पहुंचे हैं। तो ये था हमारा आज का वीकली करंट अफेयर्स एडिशन। इसके बाद हम अगस्त के वीकली करंट अफेयर्स को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले करंट अफेयर्स के एडिशन में। तब तक आप जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ।